तो ये हम देख चुके थे एक्सोजेनस पॉलिटिक्स और इनके बारे में। और पिगोन टैक्स में हम ये देख रहे थे कि सब्सिडी और टैक्स में क्या डिफरेंस है। आवाज आ रही है ना आपको? सुनाई दे रहा है सभी को? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो फिर हमने टैक्स तो देख लिया, सब्सिडी को जब हम देख रहे हैं तो उसमें भी देखिए क्या हो रहा है कि सब्सिडी के केस में भी जो टोटल कॉस्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी कम हो रही है जितनी की सब्सिडी दी जा रही है। केवल फिक्स कॉस्ट कम हो रही सब्सिडी देने से, बाकी टोटल कॉस्ट में अगर हम देखें तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप इस इक्वेशन से देख रहे होंगे। और फिर जो मार्जिनल कॉस्ट को हम देख रहा हूँ, तो मार्जिनल कॉस्ट भी वही है जो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट है प्लस एएस, वहां पे एटी था, यहाँ पर एएस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट में भी और जो टोटल कॉस्ट है उस केस के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो हमने ये देखा कि चाहे हम सब्सिडी की बात करें, चाहे टैक्स की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों ही केसेस में मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है बताइए, बढ़ रही है, कम हो रही है? टैक्स और सब्सिडी दोनों के केस में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है, दोनों ही केस में बढ़ रही है। देखिए, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? एमवीसी प्लस एएस, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की क्या थी आपकी? प्लस 80। ठीक है, ये उस दिन मैंने थोड़ा-सा गलत बता दिया था जल्दी-जल्दी में। आप में से किसी को पूछा था और उसने कहा था सर सब्सिडी की केस में कम होगी, और ये इसलिए ये ज़रूरी भी था वैसे। क्यों? क्योंकि इससे आपको अब क्लियर हो गया कि क्या चीज़ क्लियर हुई है और क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके ऊपर आप फ़ोकस करें थोड़ा-सा। कि जब हम पिगोन टैक्स की बात कर रहे हैं, पिगोन टैक्स और सब्सिडी के केस में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल फर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सब्सिडी हो या टैक्स हो, दोनों से ही मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? दोनों के कारण सब्सिडी देने पर भी और टैक्स लगने पर भी मार्जिनल कॉस्ट दोनों के कारण बढ़ेगी। ये चीज़ आप नोट कर लें। ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगता ये है कि सब्सिडी के कारण मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, और ये इस डायग्राम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए आप। फिर मैंने उस दिन वो डायग्राम भी बताया था, लेकिन वो जल्दी-जल्दी के चक्कर में, क्योंकि आप लोगों की क्लास थी, तो ये देखिए कि जब टैक्स लगा रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं, दोनों के कारण मार्जिनल कॉस्ट कर्व डैश लाइन से हो गया, यानी कि ऊपर बढ़ गया है। एमसी आपकी क्या हो गई? बढ़ गई है। दोनों के कारण मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। सेकंड हमने उसने देखिए दिया था कि फी वर्सेस सब्सिडी, अब हम देख रहे हैं। तो ये हेटेरोजेनियस फर्म का केस हमने लिया था। ठीक है। एक तो थी आपकी आइडेंटिकल फर्म्स थी, और अगर हम हेटेरोजेनियस फर्म की बात करें, तो हेटेरोजेनियस फर्म के अंदर क्या हो रहा है अब आपका? हेटेरोजेनियस फर्म में दोनों में मार्जिनल कॉस्ट कर्व तो उतना का उतना बढ़ रहा है। लेकिन ये डिसाइड किससे होगा? हेटेरोजेनियस का मतलब कुछ फर्म्स ओल्ड थी, कुछ फर्म्स नई है। ये हेटेरोजेनियस। आइडेंटिकल में सब एक जैसी फर्म है। तो जो ओल्ड फर्म है और जो नई फर्म है, उनमें देखिए इन डायग्राम से आपको कुछ दिखाई देगा कि मेन क्या डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप में से कोई बताए मुझे कि यहाँ इन दोनों डायग्राम्स में से ओल्ड फर्म के केस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और न्यू फर्म्स के केस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि टैक्स और सब्सिडी के कारण क्या चीज आ रही है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन टैक्स अच्छा है या सब्सिडी अच्छी है, वो हमें रिजल्ट निकालना है। हेट्रोजीनस फर्म के केस में सभी को पिक्चर दिखाई दे रही है? आप इसमें से देख के बताएं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कोई, जिससे पता लगेगा आपको नींद नहीं आ रही। आज आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। हम्म। नहीं नहीं, मेरा तो ठीक है, कोई टाइम कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का मैं टाइम पूरा ले रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे वीडियो को वैसे भी देख सकते हैं। पर उसमें आपको टाइम और ज्यादा लगेगा। अभी क्या, जब हम एक साथ
पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा-सा आपको ज अच्छा समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप में से किसी को समझ में आया? देखिए, मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों ही केस में बढ़ रहा है, ठीक है? चाहे वो ओल्ड फॉर्म्स हो या नई फॉर्म्स हो, दोनों में मार्जिनल कॉस्ट हो, चाहे टैक्स हो या सब्सिडी, बढ़ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। ये चीज़ आपको पहले भी क्लियर हो गई। यहाँ हेटेरोजेनियस फॉर्म में जो मेन अंतर आ रहा है, वो ये अंतर आ रहा है, आप एवरेज कॉस्ट कर्व देखिए दोनों ही जगह पे, है ना? एवीसी, दोनों में एवीसी अलग-अलग लोकेशन पे है देखिए, ठीक है? आप में से कोई बताएगा कि अपन प्राइस कैसे डिसाइड करता है, फर्म के केस में? प्राइस कहाँ पर होती है? किससे डिसाइड किया जाता है? फर्म प्राइस कैसे डिसाइड करता है? जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट पता है ना आपको? पी इज़ इक्वल टू एमसी पे होता है और कैसे होती है? ये नहीं, नहीं, हाँ, इसमें देखिए क्या होगी, ये तो एबीसी दिखाई है, यहाँ पे हाँ, पी एबीसी है, पी इज़ इक्वल टू शटडाउन पॉइंट हो जाएगा। वो तो शटडाउन पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए, इसीलिए डायग्राम इतने छोटे से दिखाए गए। यहाँ पे देखिए केवल एबीसी दिखाया है ना? हम हम कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं? एआर, एमआर और वो सब बोलते हैं ना? चलिए उसमें मत जाइए, चलिए यहाँ पे आप थोड़ा-सा उसको देखिए। दोनों में जो मेन अभी के पॉइंट है उसको देखिए। देखिए ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म में जो सबसे बड़ा अंतर दिख रहा है, वो ये दिख रहा है। आप में से माइक किसी का ऑन है वो बंद कर दें। ओल्ड और न्यू फॉर्म में क्या डिफरेंस है? ये एवीसी यू जो दिख रहा है आपको, एवीसी यू मतलब कि हुआ आपका यहाँ पर अनरेगुलेटेड, यानी कि इसके ऊपर हमने कोई रेगुलेशन अभी नहीं लगाया। मतलब ना तो टैक्स की बात कर रहे हैं, ना सब्सिडी की, तो ये एवीसी यू बन रहा है। जब हम टैक्स लगा रहे हैं तो एवीसी आपकी क्या हो जाएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए एवीसी ऊपर चला गया। जब हम सब्सिडी दे रहे हैं तो उतनी की उतनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उतनी की उतनी एवीसी कम होगी। तो पहली बात तो आपने नोट की कि टैक्स या सब्सिडी से मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही केस में क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन टैक्स और सब्सिडी से ओल्ड फर्म्स के केस में, नोट कीजिएगा आप इसको, ओल्ड फर्म्स के केस में, ओल्ड फर्म किसे कहते हैं और न्यू फर्म किसे कहते हैं? न्यू फर्म वो होती है जहां पर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। इसको ध्यान दीजिएगा, हेटेरोजेनियस फर्म्स का केस है ये। न्यू फर्म्स वो हैं जहां पर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है। ओल्ड फर्म्स वो होती है जहां वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है, फिक्स कॉस्ट कम होती है। ठीक है, वो लंबे समय से काम है, उनकी फिक्स कॉस्ट पहले से कवर हो चुकी होती है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट कम होती है। तो पर लेकिन उनकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस कारण से ये वेरिएबल कॉस्ट आप देख रहे हैं या ज्यादा है, तो ये देखिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, तो ये कहां पर है? ओल्ड फर्म, और ये वेरिएबल कॉस्ट कम है, एवीसी यू जो न्यू फर्म्स का है, तो वो नीचे है। ठीक है, लेकिन दोनों टी लगने पर ये भी ऊपर जाएगा और ये भी नीचे, लेकिन ये इनमें कम ऊपर नीचे जा रहा है और ये ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है। और इनकी जो प्राइस है वो कहां पर आ रही है? देखिए आप, इस केस में अगर हम टैक्स की बात करें, टी की बात करें, तो इस केस में जो आपकी प्राइस है, वो प्राइस यहाँ है, नीचे है, और प्राइस की तुलना में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है आपकी? ज्यादा आ रही है, ओल्ड फर्म्स के केस। और सब्सिडी के केस में क्या आ रही है? ये सब्सिडी की प्राइस है और उससे वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है आपकी? कम आ रही है, और अनरेगुलेटेड का यहां पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टैक्स है वो तो सही काम कर रहा है, टैक्स सिस्टम, लेकिन सब्सिडी गलत काम कर रही है। सब्सिडी से ये होना चाहिए था कि प्रोडक्शन कम हो, या ओल्ड फॉर्म्स का जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सब्सिडी के केस में, दोनों ही केस में, या तो ओल्ड फॉर्म ले लें या न्यू फॉर्म ले लें, सब्सिडी में दोनों का प्रोडक्शन होगा। लेकिन टैक्स लगने पर ये जो ओल्ड फॉर्म्स हैं, वो प्रोडक्शन क्या कर देगी? कम कर देगी, बंद कर देगी, क्योंकि इसकी जो पीटी मिल रही है, इस केस में इसको जो प्राइस मिलेगी,
वो प्राइस इसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है इन केस ऑफ टैक्स, ड्यू टू टैक्स। टैक्स लगने के कारण ओल्ड फर्म्स को जो प्राइस मिल रही है, उससे उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही है। इस कारण से ओल्ड फर्म्स क्या हो जाएगी, टैक्स लगने पर बंद करनी है। कि हम ये कह सकते हैं कि टैक्स सही ढंग से वर्क कर रहा है, लेकिन सब्सिडी सही वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी होने पर ओल्ड फर्म्स भी प्रोडक्शन करती रहेगी, ठीक है? और यहाँ पर जो न्यू फर्म्स है उसके केस में ये थोड़ा-सा दिख रहा है, उसके केस में तो तीनों से ही जो प्राइस आ रही है मार्केट प्राइस वहाँ डिसाइड होगी जहाँ पे आपने देखे होगा डिमांड और सप्लाई से, है ना? इसका नहीं, नहीं टैक्स लगने पर बढ़ गई है। ये तो मार्केट ने डिसाइड की है ना, पीटी, पीएस और पीयू तीनों मार्केट डिसाइड कर रहा है डिमांड और सप्लाई से। ये किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए केस हम देख रहे हैं, ओल्ड फर्म्स और न्यू फर्म। हुँ। अब आप इसको एक बार देखें, ये है कि सब्सिडीज़ इन शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन की बात है, आर इनएफिशिएंट एज़ सब्सिडीज़ अलाउ ओल्ड फर्म टू कंटिन्यू व्हेreas टैक्स दीज़ आर इनएफिशिएंट। टैक्स लगने पर तो ये क्या हो जा रही है, इनएफिशिएंट हो रही है ओल्ड फर्म, लेकिन सब्सिडी अभी भी उसको प्रोडक्शन करने के लिए अलाउ कर रही है। सब्सिडी के कारण ही तो वो प्रोडक्शन कर पा रही है ना फर्म, बाकी क्यों करेगी? सब्सिडी इसीलिए तो बेकार है क्योंकि सब्सिडी आपको प्रोडक्शन देखिए एग्रीकल्चर के केस में आप जब वर्ल्ड ट्रेड पढ़ते हैं, तो हम सब्सिडी का विरोध क्यों करते हैं कंट्रीज़? ये इसी कारण से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देती है सब्सिडी और इस कारण से आप सब्सिडी के कारण मार्केट में एग्जिस्ट करते रहते हो। जबकि एक्चुअली आपको एग्जिस्ट नहीं करना है, आपको बंद कर देना है। जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर नहीं होगी, तो हम बंद कर देंगे ना शटडाउन अभी आप बता रहे थे ना, तो शटडाउन हो जाना चाहिए तो ये अगर टैक्स लगाते हैं, तो ये शटडाउन हो जाएँगे। लेकिन सब्सिडी देते हैं तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो दैट्स व्हाई द सब्सिडी आर इनएफिशिएंट। तो अभी हम क्या समझे इसमें कि अगर हम आइडेंटिकल फर्म्स की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो उस केस में टैक्स और सब्सिडी दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही हेटेरोजेनियस फर्म की बात करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि टैक्स इज़ एफिशिएंट एंड सब्सिडी आर इनएफिशिएंट। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन हमारा ये मैंने आपको जो बताया सब्सिडी लॉस एवीसी बट टैक्स राइजेस इट। अब हम करें इसमें लॉन्ग रन की बात। ठीक है, अब बताइए लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में फर्म एसी के मिनिमम के ऊपर ऑपरेट करेगी। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सप्लाई शेड्यूल इसमें कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे। प्राइस पिग वन टैक्स के कारण ज्यादा होगी और सब्सिडी के कारण कम होगी। ठीक है, देयर विल बी मोर फर्म्स इन द इंडस्ट्री विद सब्सिडी देन पिग वन टैक्स। ठीक है, इसको भी आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हो रही है और ये भी टैक्स और ये अनरेगुलेटेड टैक्स और सब्सिडी की बात कर रहे हैं और ये क्योंकि लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन के अंदर ये सभी आपके सप्लाई कर्व फिक्स इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। चलिए अब हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे हमने खत्म किया था, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अभी किसी को सोने की इच्छा तो नहीं हो रही आप में से? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी स्लाइड्स है। 23 पे आ गए हैं, कितनी है? तो अभी थोड़ा सा रह जाएगा आपका। एक क्लास और ले लेंगे अभी, इससे ज्यादा नहीं किया। कल मॉर्निंग में तो आप लोग इतने भागने में रहते हो कि फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ, चलो देख लेते हैं 1 सेकंड इसको, लॉन्ग रन हो गया ना हमारा। थोड़ा-सा प्रॉपर्टी राइट को आप थोड़ा-सा देख लें। देखिए प्रॉपर्टी राइट्स या कोस्ट थ्योरम को मैं हल्का-सा बता देता हूँ आपको 5 मिनट में केवल, ज़्यादा हम इसको नहीं देखेंगे। रोनाल्ड कॉज ने दी थी ना 1970 60 में दी थी इसको, ठीक है? और
इसमें जो हम देखते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के केस में, वो हमारा क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स आप लोगों को क्लियर होगा डेफिनिशन क्या है प्रॉपर्टी राइट्स का? प्रॉपर्टी राइट का मतलब कि अधिकार देना, ठीक है? जैसे कि क्या पॉल्यूटर को ये अधिकार है कि वो पॉल्यूशन करता रहे? या फिर जो फिशरमैन है, जो मछलियाँ पकड़ रहा है, उसको ये अधिकार है कि वो उसको क्लीन वाटर मिले? या जो लोग एयर ले रहे हैं, उनको एयर क्वालिटी अच्छी मिले? ठीक है? क्लीन एयर का राइट दिया जाता है या फिर एयर को पॉल्यूट करने का राइट दिया जाता है। अब ये होता है कि हमने देखा जब मार्केट फेलियर होता है, मार्केट एक्सटर्नलिटीज़ को और जो पब्लिक गुड्स है उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, तब ये दिक्कत आती है। वो सारी दिक्कतें इसलिए आती हैं और कहाँ पर आती है वो आप समझने की कोशिश कीजिए एक एग्ज़ाम्पल से। ये सारी दिक्कतें तब आती हैं जब प्रॉपर्टी राइट्स नहीं डिफाइन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था, हमने पढ़ा भी था जब एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे थे, कि एक लेक है, झील है, जहाँ पर एक फिशरमैन है और वो मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है? अब उस व्यक्ति को मैं उसके प्रॉपर्टी राइट दे देता हूँ। आप अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप सुनिएगा इसको। एक ही व्यक्ति है, जो कि एक झील में मछलियाँ पकड़ रहा है। जनरली मैं प्रॉपर्टी राइट कैसा है वो मैं बताता हूँ। जनरली क्या होता है नगर निगम की एक झील है, सपोज़ उदयपुर के अंदर एक गोवर्धन सागर झील है हमारी। तो गोवर्धन सागर झील में पानी अच्छा रखने के लिए, पानी पॉल्यूट नहीं हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए? सुनाई दे रहा है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ, हाँ, तो थोड़ा-थोड़ा बोलते रहिए। गोवर्धन सागर झील है, उसको साफ रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी ताकि वो कंटीन्यूअसली साफ रहे? वेल तो उसका उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी राइट्स दे देना। ऐसे व्यक्ति को दे दूँगी जो कि मछलियाँ पकड़ेगा। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को दे देता हूँ जो मछलियाँ पकड़ेगा, तो वो उस झील को संरक्षित रखने पर काम करेगा, सस्टेनेबल वर्क करेगा। कभी भी यूँ नहीं करेगा कि सारी मैं मछलियाँ पकड़ लूँ और ले जाऊँ। वो उसमें वापस बीज भी डालता रहेगा, ये भी ध्यान रखेगा कि उसमें पानी गंदा नहीं हो क्योंकि अगर पानी गंदा आएगा, कोई नाला उसके अंदर मिल रहा होगा, तो झील पॉल्यूट हो जाएगी, पॉल्यूट होने से मछलियाँ मर जाएगी, मछलियों की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है प्रॉपर्टी राइट्स देना। तो जब भी पब्लिक गुड आती है, वहाँ पर अगर हम सही ढंग से प्रॉपरली वेल डिफाइंड, ट्रांसफरेबल, सिक्योर, कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट्स अगर डिफाइन किए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। वो पब्लिक गुड होने के बावजूद भी सुरक्षित रहेगी, सस्टेन रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट डिफाइन नहीं होते। अब अगर मैं प्रॉपर्टी राइट डिफाइन भी कर दूँ और मैं बहुत सारे फिशरमैन को वहाँ पे अलाउ कर दूँ प्रॉपर्टी राइट, तब भी वो काम नहीं करेंगे। अगर हमने प्रॉपर्टी राइट नहीं दे रखे हैं किसी एक को, तो क्या होगा बताइए? अगर मैंने किसी एक को प्रॉपर्टी राइट नहीं दे रखे हैं झील में मछली पकड़ने के और सभी व्यक्ति सब मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तब क्या होगा बताइए? तो कोई भी व्यक्ति पानी गंदा होने पे ध्यान नहीं देगा, केवल क्या ध्यान देगा? मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लूँ? वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहेगा। वो लॉन्ग टर्म के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी राइट दिए ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी राइट देने का मतलब है ध्यान कौन रखेगा, केयर कौन करेगा, कौन सँभालेगा उसको। तो इस कारण से जिन चीज़ों के हम प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं, तभी तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पब्लिक चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उन चीज़ों का कोई ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी राइट नहीं है। आप इमेजिन कीजिए अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, आपकी यहाँ रोड बनी हुई है और रोड को कोई गड्ढा खोद रहा है, तो क्या आप जाके उसको कहेंगे भई क्यों खोद रहा है भई? अभी तो रोड बनी है, मैंने पैसे दिए हैं, मेरे टैक्स के पैसे से बना है। तो क्यों? क्योंकि वो रोड आपका प्रॉपर्टी राइट नहीं है, आपको पता है यहाँ पे तो कोई भी घूम सकता है, कोई भी आ सकता है। पार्क हमारा प्रॉपर्टी राइट नहीं है। जो प्राइवेट पार्ट है वो मेंटेन रहते हैं, लेकिन पब्लिक पार्क हैं वो मेंटेन नहीं रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन नहीं होते। तो ये कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट्स है। मार्केट विल एलोकेट गुड एंड बैड एफिशिएंटली, ठीक है? अगर प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइन हो, कंप्लीट हो, तो ये एफिशिएंटली एलोकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो प्रॉपर्टी राइट्स आर द सेट ऑफ वैलिड क्लेम्स to a good or resource that permit its use and the transfer of its ownership through sale limited by law or social custom.
लॉ के कारण भी हो सकते हैं और सोशल कस्टम्स के कारण भी ये हो सकते हैं और ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं, ठीक है? और सेल भी किए जा सकते हैं, ओनरशिप राइट्स होते हैं हमारे। तो इसी कारण से आप देखते होंगे कि जो कॉमन पब्लिक रिसोर्सेज़ हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी राइट्स गवर्नमेंट देती है, जो कि जैसे कि माइन्स हुई, तो माइन्स कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, लेकिन गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्टी राइट्स देती है, तभी उनको पता रहती है वो किस प्रकार से इसको कंटिन्यूअसली निकाला जाएगा, कितना निकालेंगे, प्राइस क्या रहेगी। अगर सबको फ्री दे दिया था तो वो फ्री में बँट जाएगा चीज़, ठीक है? अब ये जो कॉस थ्योरम है 1960 में जो रोनाल्ड कॉस ने दिया था, उसमें 2 पार्ट हैं, दोनों ही पार्ट को हम देखेंगे इसमें। पहला पार्ट ये है कि जब हम ट्रेडिंग को अलाउ करें, ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉपर्टी राइट्स को बाय और सेल करना को अगर अलाउ कर दिया जाए, तब क्या होगा? और दूसरा है कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स को की ट्रेडिंग को अलाउ नहीं किया जाए, तब क्या होगा? प्रॉपर्टी राइट्स की ट्रेडिंग को अलाउ करने का मतलब क्या है? अलाउ करने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी राइट दे दिए हैं उस चीज़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने लिया था अभी, उसी एग्ज़ाम्पल में, तो मछली पकड़ने वाला क्या करेगा? अगर रिफाइनरी को रिवर को पॉल्यूट करने के प्रॉपर्टी राइट दे दिए जाते हैं, तब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? क्या रिफाइनरी पॉल्यूट करती रहेगी या क्या होगा? और उस केस में अगर मैं फर्स्ट केस जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स आर अलाउड, मतलब बार्गेनिंग की जा सकती है, बाइंग एंड सेलिंग की जा सकती है, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो यहाँ ट्रांसफर कैसे होंगे कि अगर पॉल्यूट करने के प्रॉपर्टी राइट्स रिफाइनरी को दे दिए जाते हैं, देन क्या होगा? 3 कंडीशन आपके सामने बनती है। कोई बता सकता है क्या-क्या कंडीशन बनती है? अगर रिफाइनरी जो कि मैंने जो मछलियाँ वहाँ पकड़ता है पानी में, तो उसको उससे डैमेज हो रहा है, डैमेज फिशरमैन को हो रहा है और रिफाइनरी पॉल्यूट कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी राइट रिफाइनरी को दे दिए, तो क्या कंडीशन हो सकती है? कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? देखिए, यहाँ 3 आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये होगा कि दोनों जने मिल के किसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमने इक्वी मार्जिनल पॉइंट की बात की थी, वहाँ पर अबैटमेंट लेवल पे बात करें कि इतना अबैटमेंट लेवल तो होना चाहिए। ठीक है? इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए आपका जो फिशरमैन है, वो रिफाइनरी को पैसे दे सकता है कि यार आप अपना जो पॉल्यूशन लेवल है उसको इस लेवल तक ले आओ जिससे मेरे को ज़्यादा नुकसान नहीं। एक तरीका ये। दूसरा है कि फर्म उस फिशरमैन को कहे कि कहीं और जाके तू मछलियाँ पकड़, इसके लिए वो रिफाइनरी उसको पैसे दे सकती है। मतलब कि अगर हम बार्गेनिंग को अलाउ करें तो ये 3 सिचुएशन बन सकती है। इसी प्रकार से अगर सपोज़ प्रॉपर्टी राइट मैंने फिशरमैन को दे दिए, तब क्या होगा? वापस या तो दोनों एक साथ मिल के एक लेवल डिसाइड कर सकते हैं, यार ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, इसके ऊपर ही अबैटमेंट होना चाहिए। दूसरा फिशरमैन क्या कर सकता है, अगर फिशरमैन के पास राइट्स हैं, तो रिफाइनरी क्या कर सकती है? रिफाइनरी उस फिशरमैन को अलग जगह पे जाने के लिए जैसा मैंने बताया या फिर जो फिशरमैन है वो फर्म को कह सकता है कि आपको अबैटमेंट लेवल इतना रखना है, ये मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है? इस प्रकार से अगर बार्गेनिंग अलाउ हो, तब क्या होगा आपका इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट डज़ नॉट मैटर कि पहले हमने इनिशियल क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया है राइट्स का, किसको राइट्स दे रखे हैं, ये मैटर नहीं करता है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट एज़ इट इज़ रहता है। और अगर ट्रेडिंग में प्रॉपर्टी राइट्स का ट्रेडिंग अलाउ नहीं हो, तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट क्या करते हैं? मैटर करते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में अभी समझेंगे। If there are no barriers to reaching agreement, we get efficiency regardless of the how property rights are initially distributed. ये सब सभी जो मैंने आपको बताया उसका मतलब ये है कि अब कॉयस का ये कहना है कि प्रॉपर्टी राइट आपने कैसे भी किसी को भी डिफाइन कर रखे हो, किसी को भी दे रखे हो, बार्गेनिंग इसका एक सॉल्यूशन दे सकता है। बार्गेनिंग से हर सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है? बनिस्बत कि आप बार्गेनिंग को अलाउड करो। अगर बार्गेनिंग अलाउड नहीं है, तो हम इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं पहुँच पाएँगे। इसको आप एक-एक एग्ज़ाम्पल से हम देखते हैं। ये सारी मैंने जो कॉयस थ्योरम की लिमिटेशंस हैं या असम्पशन्स हैं, वो हमने यहाँ ले रखी हैं कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, कंज्यूमर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो भी हैं, वो प्राइस टेकर हों, ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट इसमें नहीं आए,
बार्गेन किया जा सकता है, प्रोड्यूसर्स मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, नो इनकम एंड वेल्थ इफेक्ट, डैमेजेस आर एक्सेसिबल एंड मेजरेबल, डैमेज को हम एक्सेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये सब इसकी एजम्पशंस हैं। अब ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक हम नया एग्जांपल लेते हैं रिफाइनरी और कार फैक्ट्री का, कि एक रिफाइनरी है जिससे धुआं निकल रहा है और उससे कार जो पेंट फैक्ट्री है उसको कार पेंट करने में डैमेज हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। उस केस के अंदर पहला तो हमारा इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल है, उस इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल से हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो हम इक्विलिब्रियम वही मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल डैमेज या जो उससे हम निकालते हैं अगर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट से, मार्जिनल बेनिफिट का कर्व कैसा होगा हमारा, नेगेटिवली स्लॉप्ड होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लॉप्ड होगा। ठीक है, अब आप चूंकि मैं इसको वापस बता नहीं रहा हूँ कि कॉस्ट कहाँ से आ रही है, बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, किसको हो रहा है, ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और ये सपोज कोई एक अबेटमेंट लेवल है, उसके ऊपर डिसाइड होगा, जो भी मैंने अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, उसके अंदर वो आया था ना 20% अबेटमेंट लेवल, वो ये दैट ए स्टार उसको बता रहा है। ठीक है, तो ये आपका कोई एक इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल से हम एक अबेटमेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं ये हमारा कोई अबेटमेंट लेवल। अब आप ये देखिए कि इस कंडीशन के अगर दोनों ही ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि कार फैक्ट्री भी चल रही है और रिफाइनरी भी चल रही है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रॉफिट आर रिफाइनरी का है अबेटमेंट लेवल ए के ऊपर, और प्रॉफिट सी, पाई को प्रॉफिट से बताया गया, और सी ये कार का लिए है एट अबेटमेंट लेवल ए स्टार। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट था इस अबेटमेंट लेवल के ऊपर, तो ये दोनों का कुल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन जो मैंने कहा था कि कार फैक्ट्री अगर बंद हो जाए, अगर कार फैक्ट्री बंद हो जाती है इस कंडीशन में, तो क्या होगा बताइए अगर कार फैक्ट्री बंद हो जाती है तो जो रिफाइनरी है उससे अबेटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, इसे आप नोट कीजिएगा। अगर कार फैक्ट्री बंद हो जाती है, जैसा मैंने आपको नहीं बताया था, प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो रिफाइनरी के पास में कार फैक्ट्री लगी हुई है। अगर वो कार फैक्ट्री वहां पर नहीं होती तो रिफाइनरी को अबेटमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो अगर कार फैक्ट्री बंद हो जाती है तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो किसको होगा, रिफाइनरी को होगा एट अबेटमेंट लेवल जीरो, उसे अबेटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो प्रॉफिट ऑफ रिफाइनरी एट अबेटमेंट लेवल जीरो इज द टोटल प्रॉफिट। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, अगर रिफाइनरी बंद हो जाती, रिफाइनरी कैसे बंद होगी, अगर जो कार फैक्ट्री है वो उसको ब्राइब दे देती और बंद कर देती कि भाई तुम बंद हो जाओ, तुम कहीं और जाओ, हम कहीं और नहीं जाएंगे, तुम कहीं और जाओ। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी सॉल्यूशन निकलेगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका कि अगर रिफाइनरी बंद हो गई है तो प्रॉफिट कितना होगा, जो कार फैक्ट्री को प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स व्हाई पाई सी, और किसके ऊपर, जिसके ऊपर अपार्टमेंट लेवल कितना है आपका 1, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो कार फैक्ट्री को अगर कोई पॉल्यूशन नहीं हो, वहां पे जितना पॉल्यूशन वो प्रॉफिट हो रहा है वो तब होगा जब रिफाइनरी शट डाउन हो जाए। तो ये तीन कंडीशन बनती, या तो दोनों ऑपरेट करें, या कार फैक्ट्री बंद हो जाए, या रिफाइनरी बंद हो जाए। तो ये तीनों कंडीशन हमने देखी जो कि हमारी एफिशिएंट इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल से आती है। अगर दोनों ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ए स्टार अबेटमेंट लेवल पे है, अगर कार फैक्ट्री बंद हो गई है तो पाई आर हमारा प्रॉफिट होगा जो कि रिफाइनरी को मिल रहा है एट जीरो अबेटमेंट लेवल, उसे कोई अबेटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर रिफाइनरी बंद हो जाती है तो पाई सी होगा हमारा जो कि कार फैक्ट्री को मिल रहा है एट 1 अबेटमेंट लेवल, क्यों, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं है, पूरा 100% अबेटमेंट हो चुका है। ठीक है, चलिए ये आप इस कर्व से इसको देख सकते हैं, मार्जिनल बेनिफिट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये हमारा ए स्टार एक अबेटमेंट लेवल है। इस अबेटमेंट लेवल की अभी हम बात कर रहे थे, और अबेटमेंट को यहाँ पे किससे बताया, यहाँ पे 1 0 से लेके 1 तक बताया, यानी 100% अबेटमेंट इज 1 एंड 0 इज 0% अबेटमेंट, कोई अबेटमेंट नहीं। इस डायग्राम से आपको मैं दो चीजें पूछता हूं केवल कि जब 1 अबेटमेंट है या 100% अबेटमेंट है तो मार्जिनल बेनिफिट कर्व हमारा कितना है, मार्जिनल बेनिफिट कितना है, बताइए।
जब अबेटमेंट लेवल 100% है, तो फर्म को जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है देखिए, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा। लेकिन मार्जिनल बेनिफिट क्या है? क्या चीज़ बताती है मार्जिनल बेनिफिट? वो चीज़ मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, बाकी नहीं पूछता अभी मैं। ये यही बताने के लिए मैंने पूरी जो नई स्लाइड आपको ब्लू कलर की दिखाई थी ना, वो आज इसी के लिए दिखाई थी क्योंकि आप लोगों को ये मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन मार्जिनल बेनिफिट समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज़ दिस मार्जिनल बेनिफिट इज़? आप में से कोई प्लीज़ बताए कि ये मार्जिनल बेनिफिट मैंने आपको क्या बताया था? ये डिमांड कर्व है ना? अब इसको थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलिए ना, क्या चीज़ है ये? मार्जिनल बेनिफिट इज़ विलिंगनेस टू पे। ये चीज़ आप लोग अंदर नहीं जा रही है, आपकी इम्बाइब नहीं कर पा रहे हैं आप। आपको दिख नहीं रहा है ये क्या चीज़ है। मार्जिनल बेनिफिट वो चीज़ है, जो कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे है, पे फॉर द एयर क्वालिटी या वाटर क्वालिटी। यहाँ पे अगर पानी का एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं तो वाटर क्वालिटी हो गई, एयर का एग्ज़ाम्पल है एयर क्वालिटी हो गई, है ना? तो अगर 100% अबेटमेंट हो गया है, देन विलिंगनेस 0 हो जाएगी ना, वो क्यों देना चाहेगा अपने को? ये इसको आप अपने अंदर जा नहीं रहा है आपकी किसी की भी। अब दिख रहा है आपको? देखिए इकोनॉमिक्स में डायग्राम देखना और ये करना ना ये अलग चीज़ है। आप अंदर से समझने की कोशिश कीजिए क्या है? मार्जिनल बेनिफिट विलिंगनेस टू पे को बताता है। इस कारण से विलिंगनेस टू पे क्या हो रही है? जैसे-जैसे देखिए अबेटमेंट बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे-वैसे विलिंगनेस टू पे कम होती जा रही है। ठीक है? इसी को आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे-जैसे मेरा अबेटमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि मेरे को एयर क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है? चलिए अब हम आते हैं आगे अगला कि अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए प्रॉपर्टी राइट्स हम किसी एक को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार फैक्ट्री हैज़ लीगल राइट्स टू क्लीन एयर। कार फैक्ट्री को हमने प्रॉपर्टी राइट्स सारे दे दिए कि सारे प्रॉपर्टी राइट्स कार फैक्ट्री के हैं और उसको क्लीन एयर मिलनी चाहिए। ठीक। तो बताइए कार फैक्ट्री को कितना गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा? इसका मतलब कार फैक्ट्री 100% अबेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? क्लीन एयर का मतलब 100% अबेटमेंट। इसका मतलब पाई सी 1 इतना प्रॉफिट कार फैक्ट्री को मिलेगा। ठीक है? इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? अगर दोनों ही ऑपरेट करते हैं, रिफाइनरी भी ऑपरेट करती है और कार फैक्ट्री भी ऑपरेट करती है, तो एंड रिफाइनरी क्या करती है क्योंकि लीगल राइट्स किसको दे दिए हमने? क्लीन एयर के लीगल राइट्स कार फैक्ट्री को दे दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में रिफाइनरी कंपनसेट करती है, किसको? कार फैक्ट्री को। नेगोशिएशन करती है एंड ऑपरेटेड एट अबेटमेंट लेवल ए स्टार। वो उसको नेगोशिएट करके और कहाँ पे कह देती है कि वापस हम कहाँ पे ऑपरेट करेंगे? ए स्टार पे, जहां भी मैंने पिछली डायग्राम में बताया था उस पे ऑपरेट करेंगे और उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट करना कह दीजिए या ब्राइब कह दीजिए, रिश्वत कह दीजिए कि यार ये तो अपना अबेटमेंट लेवल हम क्या रखेंगे? ए स्टार ही रखेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी राइट्स तुम्हारे पास हैं, लेकिन हम अपना जो एफिशिएंट अबेटमेंट लेवल है, एफिशिएंट अबेटमेंट लेवल जो अपने पिछले एग्जांपल में 20% देखा था और यहाँ पर वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज ए स्टार। तो हम एफिशिएंट अबेटमेंट लेवल पर रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा। कितना पैसा देगा बताइए? इसको तो चाहिए प्रॉफिट पाई सी 1, गारंटीड प्रॉफिट इतना है, लेकिन इसका प्रॉफिट इसके ऊपर रहने पे पाई सी ए स्टार पे आ जाएगा। तो इतना कंपनसेट अगर ब्राइब उसको दे दे कार फैक्ट्री को, रिफाइनरी, तो कार फैक्ट्री रेडी हो जाएगी। ठीक है? और वो उस पे काम करेगी और उस कंडीशन में कार फैक्ट्री को पाई सी 1 उसको टोटल प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशन में रिफाइनरी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वही पहले वाला एग्जांपल आप याद कीजिए, उसके अंदर कितना था बताइए? वापस उस पे जाइए आप। इसमें देखिए रिफाइनरी का प्रॉफिट कितना था देखिए। पाई पाई आर 0। ठीक है? अब रिफाइनरी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हम्म, तो प्रॉफिट टू रिफाइनरी कितना होगा? क्यों? क्योंकि इतना उसको क्या देनी पड़ रही है? ब्राइब देनी पड़ रही है। पाई सी 1 माइनस पाई सी ए ब्राइब देनी पड़ रही है, तो ये उसके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा। ठीक है? तो अब रिफाइनरी का प्रॉफिट हो जाएगा पाई आर ए स्टार
ये तो आपका रिफाइनरी का प्रॉफिट है ए स्टार के ऊपर, माइनस पाई सी 1, ठीक है, प्लस पाई सी ए, ठीक है, पाई सी यानी कार का जो प्रॉफिट है, ए स्टार के ऊपर जो कार का प्रॉफिट है वो ये है, ठीक है। इतनी उसको क्या देनी पड़ी, ब्राइब देनी पड़ी, तो उसके हम इसके प्रॉफिट में से उसको निकाल लेंगे, तो अब ये रिफाइनरी का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रकार से अगर रिफाइनरी शट डाउन हो जाए, ठीक है, तो रिफाइनरी अगर शट डाउन हो जाए तो रिफाइनरी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर रिफाइनरी कार फैक्ट्री को खरीद ले, ठीक है, बायस कार फैक्ट्री एंड शट इट डाउन, उसको बंद कर दे, देन रिफाइनरी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, पाई आर 0 माइनस पाई सी 1, ठीक है। इन सभी एग्जांपल में हो क्या रहा है एक्चुअली, जो प्रॉफिट है वो आपका पाई सी 1 से कम हो रहा है। पाई सी 1 क्या चीज है, कार फैक्ट्री का 100% अबेटमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट, जो गारंटीड प्रॉफिट है कार फैक्ट्री का, जो क्योंकि हमने लीगल राइट्स कार फैक्ट्री को दे दिए हैं, तो इतना प्रॉफिट पहले वाली जो हमारी इक्वी मार्जिनल पॉइंट था या फिर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उससे हर जने का इतना पॉइंट पाई सी 1 जो प्रॉफिट है वो पहले की तुलना में उतना उनका कम हो जाएगा, क्योंकि ये कार फैक्ट्री का गारंटीड प्रॉफिट। और यहाँ पर ये बताया ये जा रहा है, कॉयस थ्योरम यहाँ पे आपको क्या बता रही है इस पूरे एग्जांपल में, वो ये बता रही है कि अगर बार्गेनिंग पॉसिबल हो तो इनिशियली प्रॉपर्टी राइट्स किसी को भी दे दें, कार फैक्ट्री को दे दें या फिर रिफाइनरी को दे दें, हम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं हम, कौन से सॉल्यूशन पे पहुंच गए, जो हमारा एफिशिएंट अबेटमेंट लेवल था, उस एफिशिएंट अबेटमेंट लेवल पे हम आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। और नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से नेगोशिएशन से कॉयस ये कहता है कि नेगोशिएशन से सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे आप प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दीजिए और एफिशिएंट सॉल्यूशन इसके अंदर निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे अगली जो स्लाइड है उसके अंदर सेम वो बता रखा है कि रिफाइनरी को अगर लीगल राइट्स दे दिए जाए तब भी निगोशिएशन से एफिशिएंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। और वापस मैं आप लोगों को बता दूं कि एफिशिएंट सॉल्यूशन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये यही वाला डायग्राम है, यही डायग्राम सेम। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी राइट्स हम किसी को भी दे दें, दो पार्टियों में से अगर दो ही पार्टियां हैं तो दोनों में से किसी को भी प्रॉपर्टी राइट्स दे दी जाए तो भी वो निगोशिएट करके इस जो एफिशिएंट लेवल है अबेटमेंट का उसके ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे को ब्राइब देकर या निगोशिएट करके, बात करके, कैसे। तो बार्गेनिंग हमारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब बार्गेनिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इसमें सपोज बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, तब तो उसके अंदर क्या होगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बार्गेनिंग। अगर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ गए, अभी तो यहाँ केवल दो स्टेक होल्डर्स थे, सपोज बहुत सारी फर्म जो पॉल्यूट कर रही है वो आ गई, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको डैमेज हो रहा है वो आ गए, तो उस कंडीशन के अंदर ये बार्गेनिंग से हम जो कॉयस थ्योरम कहती है उसकी लिमिटेशन है, तो उसका सॉल्यूशन एफिशिएंट स्तर पे हम लोग नहीं आ पाएंगे। Public bad nature of MOS pollution, usually there are large number of victims and small number of polluters. इस कारण से जो भी पब्लिक बैड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, पब्लिक होता है, मतलब कि वो उनका नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, ये विक्टिम्स क्या है बहुत ज्यादा, और पॉल्यूटर्स क्या है कम, इस कारण से बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। सेकंड, डैमेज टू विक्टिम इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वापस इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ पर। तो पहला तो आपका ये जो था वो क्या बता रहा है आपका कि बार्गेनिंग की जो हमारी प्रॉब्लम वो क्यों है, ये जो बार्गेनिंग की यहाँ प्रॉब्लम आई है वो क्यों है, बिकॉज ये पब्लिक बैड है, केवल बैड नहीं है। पानी जो गंदा हो रहा है या हवा जो गंदी हो रही है वो क्या है, पब्लिक बैड है। एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं है, एयर पोल्यूशन का सॉल्यूशन बार्गेनिंग से पॉसिबल इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि वो पब्लिक बैड है। कोई भी चीज जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक गुड या पब्लिक बैड, जैसा मैंने कहा था कि पब्लिक गुड के लिए भी क्या होगा, लोग अपनी प्रेफरेंस को रिवील नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, वैसा मेरे यहाँ सड़क बन रही, मुझे कोई फायदा नहीं, स्कूलिया बनने से मुझे कोई फायदा नहीं, स्कूल बनने से मुझे कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगेगा मैं रिवील करूंगा तो मुझे पे करना है। इसी प्रकार से पब्लिक बैड के साथ में भी सेम चीज है। पब्लिक बैड में क्या है, हर व्यक्ति ये तो कहेगा मुझे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करने जाएंगे तो उसमें नहीं आना चाहेगा। उसमें इसी कारण से जब हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो नज यही काम करता है
ठीक है, ये बिहेवियरल चेंज करने के लिए जरूरत पड़ेगी अपने आप, क्योंकि ये मार्केट से सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं निकलेंगे। तो ये पब्लिक बैड होने के कारण, लार्ज नंबर ऑफ विक्टिम्स होने के कारण बार्गेनिंग इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। अब डैमेज टू विक्टिम इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, जो भी डैमेज होगा विक्टिम को, वो इंफॉर्मेशन कैसी है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, और इस कारण से वापस वहां फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्रिएट इंसेंटिव फॉर फ्री राइडिंग व्हेन मोर देन 2 इंडिविजुअल्स आर बार्गेनिंग। ठीक है, अब ये फ्री राइडिंग ही क्यों होगी, क्यों, क्योंकि अगर सपोज 10 लोग हैं जिनको पानी गंदा होने से नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा, कौन व्यक्ति, हर व्यक्ति उसमें से उनको लगेगा मैंने अगर बोला तो मुझे उसको ब्राइब देनी पड़ेगी। जो हम यहाँ पे ब्राइब कर की बात कर रहे थे ना, बार्गेन करने की, मतलब कि एक व्यक्ति था तो वो तो उसको पैसे देके रिफाइनरी को बंद करा दे। 3 पॉइंट्स हमने देखे थे, या तो रिफाइनरी बंद हो जाए, या वो व्यक्ति वहां से चला जाए, ठीक है, या फिर दोनों एफिशिएंट लेवल के ऊपर काम करें। तो अगर रिफाइनरी बंद कराने की बात होगी तो हर व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे तो कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम पैसे ज्यादा दो। वो फ्री राइडर रहना चाहता है व्यक्ति। जैसे कि एक पुलिया बनाए और कहा जाए कि नहीं आप लोगों से जो पास में रह रहे हैं उनको बेनिफिट, वो कहेंगे यार हमको अकेले को थोड़ा ना बेनिफिट हो रहा है, यहाँ से तो बहुत सारी गाड़ियां जाएगी, सबको बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए फिर टोल लगाया जाता है, जो गाड़ियां जा रही उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्हीं से पैसा वसूल करो। ये जो टोल सिस्टम हम देखते हैं ना गाड़ी सड़कों में, इतना जो आप देख रहे होंगे कि सड़कें सरकार ने कैसे बना दी, रोड नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ। रोड ये माना जाता है कि पब्लिक गुड है, तो जो पब्लिक गुड है उसके लिए कोई भी व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं होगा, फ्री राइडर है, वो फ्री राइडर रहना चाहेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि इसके लिए वो व्यक्ति पे करें जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो जब वो निकले तभी उनसे पैसा लिया जाए। ये आपका टोल सिस्टम है और बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी सिस्टम के थ्रू ये बनी है रोड सारी। तो इस प्रकार से जो भी पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक बैड्स के सॉल्यूशन निकलते हैं और निकालने चाहिए। तो यहाँ पे बार्गेनिंग प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई। अब सेम प्रॉब्लम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बेस पे भी होती है। इन केस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, पब्लिक कंट्रोल विदाउट एनी कंट्रोल लीड्स टू रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन। अगर कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो झील मैंने एक प्रॉपर्टी राइट डिफाइन करके किसी एक व्यक्ति को दे दी, लेकिन अगर मैं उसी झील को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्ट बना देता हूं, यार जिसकी भी मछली पकड़नी पकड़ो यहाँ पे आके, देन हु विल केयर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर व्यक्ति क्या चाहेगा, अपना आज का प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा और वहां से ज्यादा मछलियां इकट्ठी करके ले जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पे अगले साल वापस मछलियां कैसे पैदा होगी, झील गंदी हो रही तो मछलियों का क्या होगा। तो इस कारण से अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं, वहां पर अगर कंट्रोल नहीं है, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, दैट लीड्स टू रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन एंड ओवर यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड जनरेट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, जो कि मैंने एग्जांपल अभी आपको जैसे फिशरीज का दिया था या ऑयल कूल्स का एग्जांपल हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि ये सब जो एक्सटर्नलिटीज हमने पढ़ी उन सब का क्या सॉल्यूशन है, या कॉल्स थ्योरम उसका क्या सॉल्यूशन दे रही है। अभी मैंने आपको कुछ सॉल्यूशन बताया भी था बातों बातों में। इसका सॉल्यूशन है इंटरनलाइज द एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताओं का आंतरीकरण करना। आंतरीकरण कैसे कर रहे हैं हम, जो रिफाइनरी पानी को गंदा कर रही है उसका आंतरीकरण करते हुए, उसको ब्राइब देते हुए वो उसको या बंद करा दे या कम पॉल्यूशन करने पे बाध्य करे। टू फोर्स और पेमेंट ऑफर देना या फोर्स करना, दबाव डालना द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू ऑब्जर्व एब्जॉर्ब द एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट। जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं वो एक्सटर्नल कॉस्ट या बेनिफिट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कहा जाता है बाह्यताओं का आंतरीकरण करना। आंतरिकरण हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, इन केसेस के अंदर अगर जो फिशरमैन है वो रिफाइनरी को ब्राइब दे रहा है या उस पर गवर्नमेंट के थ्रू दबाव डाल रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा फिशरमैन हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अपना समूह बना के गवर्नमेंट के माध्यम से रिफाइनरी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, लीगली राइट्स अपने पास ले सकते हैं, या फिर वो उसको पेमेंट देकर, ऑफर देकर, ब्राइब देकर उसको पॉल्यूशन कम करने के लिए मना सकते हैं। इस प्रकार से एक्सटर्नल जो कॉस्ट या बेनिफिट है उसको वो कम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक
यहाँ तक आज सफिशिएंट है। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? सभी सो गए क्या? थैंक यू यार, आप लोग इतना बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लास में कन्फ्यूज़ कर गई थी, वो थोड़ी क्लियर हो गई थी। चलिए, थैंक यू। और कुछ कहना है, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें भी जो मेरा यूट्यूब जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ यूट्यूब चैनल, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, कोई मुझे मैसेज किया जा सकता है। ठीक है, एक आपका नेक्स्ट चेकलिस्ट कुछ मुझे मिले हैं, तो उसमें आपको यूनिट बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट का हमने यूनिट लिया, वैसे ही कोई यूनिट हो। इकोनॉमिक सर्वे आप ज़रूर देख लीजिएगा, नया वाला, ठीक है? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट आप लोगों ने कर लिया क्या इसमें? इसमें आपको चलिए देखिए, आप बहुत कम टाइम बचा है और तो, है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।